तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बच्चों हमारा बॉडी किन चीजों से बना है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा घर होता है वो घर किससे बना हुआ है? रूम से। रूम फिर किससे बना हुआ है? वॉल्स से। वॉल्स किससे बना हुआ? ब्रिक्स से। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ब्रिक्स से फिर कोई छोटा चीज नहीं होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो घर है वो ब्रिक्स से बना होता है। यानी ब्रिक्स क्या है इस घर के लिए? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। हम लिख सकते हैं बच्चों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हाउस इज ब्रिक्स। अब बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहां पर ह्यूमन बॉडी अब लेते हैं। ह्यूमन बॉडी किसके जगह पर? हाउस के जगह पर। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को। अब ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ बच्चों? ऑर्गन से, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेग, आई, ये सब क्या है बच्चों? ऑर्गन। और हम आपसे पूछे ये ऑर्गन फिर किससे बना हुआ है, तो ये ऑर्गन टिश्यू से बना हुआ है। और टिश्यू फिर किससे बना हुआ बच्चों? सेल से बना हुआ है। यानी बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तब एक ह्यूमन बॉडी तैयार होगा। बच्चों तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सेल है, जिस प्रकार से बच्चों कि हमारा घर का हम जो ब्रिक्स होता है, हमारा बहुत सारे ब्रिक्स मिलकर घर बनते हैं, उसी प्रकार से बच्चों कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब हमारा ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? यानी हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से। हमारा घर किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो इन सेल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो बच्चों ये जो सेल्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। तो यहां पर कुछ डेट लिखे हुए हैं जो सेल के डिस्कवरी में काफी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों यहां पर जो लिखे हुए 1519, तो 1590 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों? 1590 में एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था जेकारियन जॉनसन। जेकारियन जॉनसन ने फर्स्ट टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किए थे। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों? माइक्रोस्कोप छोटी से छोटी चीजों को ये जूम करके दिखाता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर क्या होता है बच्चों? ये एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत छोटे से छोटे चीजों को ये दिखा सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब 1665 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों? 1665 ईस्वी में एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? सेल का खोज इन्होंने ही फर्स्ट टाइम किए थे। कैसे किए थे? इन्होंने क्या किया था, एक प्लांट में जो प्लांट होते हैं तो प्लांट के इन्होंने रफ सरफेस को लिए थे। रफ सरफेस को बोला जाता है यानी बार्क, यानी प्लांट जो लिए थे। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों कि प्लांट के रफ सरफेस जिसे बार्क कहते हैं, इन्होंने बार्क को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखे थे। ये वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट जो जेकारियन जॉनसन ने इन्वेंट किए थे 1590 ईस्वी में। अब जब इन बार्क को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखे थे तो इन्होंने देखा कि बार्क के अंदर में बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे। वो कंपार्टमेंट हनीकॉम्ब के जैसा दिख रहा था। तो बच्चों इन्होंने इसी कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन बच्चों यहाँ पर खास बात क्या है, ये जो बार्क जो है वो बार्क एक डेड सेल था। ठीक है, तो हम लिख सकते बच्चों ही नेम्ड दिस कंपार्टमेंट एज अ सेल। ठीक है, ऑन दिस डिस्कवरी ही रोट अ बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया। इस बुक को आप पढ़ भी सकते हैं बच्चों, ऐसे नहीं भी पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। ठीक है, अब बच्चों देखिएगा हम कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखवाते हैं बच्चों। ऑल ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बच्चों जो भी हमारे आसपास में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म बोले तो लिविंग थिंग, जो भी रहते हैं वो सबका सब किससे बने हुए? सेल से बने हुए। लिविंग थिंग बच्चों सेल से बने, नॉन लिविंग थिंग नहीं। हम बोलेंगे मार्कर क्या सेल से बने हुए? नहीं बच्चों ये सेल से नहीं बने, क्योंकि मार्कर जो होता है वो क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है। लिविंग थिंग सेल से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोज किए थे, तो फिर लिविंग सेल को खोज किसने किए थे? तो बच्चों लिविंग सेल का खोज लिवन हुक नाम का एक साइंटिस्ट ने किए थे। वो कौन सा किसमें वो देखे थे ये आपका लिविंग सेल? तो बच्चों वो देखे थे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया में। 1838 ईस्वी में मैथ्यूस स्क्लेटर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट में स्टडी करके बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बच्चों ये बताया क्या ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल? अभी तक किसी ने नहीं बताया कि सारे प्लांट सेल से बने हुए। बस रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि आपका जो
डेड सेल का खोज किए थे और आपका लिवन हुक ने लिविंग सेल का खोज किए थे प्रोटोजोआ में। पर अभी तक किसी ने नहीं बताया कि सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं। ये किसने बताया? मैथ्यू स्क्लेटर ने। कब बताया? 1838 में। 1839 में थियोडर स्वान नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जिनको एनिमल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। इन्होंने क्या क्या एनिमल में स्टडी किए और स्टडी करने के बाद इनको पता चला कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। अब बच्चों जब 1839 ईस्वी के बाद सारे लोगों को जब पता चला कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अगर सेल से बने हुए हैं, तो मैथ्यू स्क्लेटर और थियोडर स्वान ने ये दोनों मिलकर एक थ्योरी दिए, जिस थ्योरी का नाम था सेल थ्योरी। अब ये थ्योरी कहता क्या बच्चों कि ऑल प्लांट्स और एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब 1855 में बिरचो नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल। अब देखो प्री एग्जिस्ट सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इन्होंने बताया था, बिरचो ने बताया था कि जितने भी ओल्ड सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल से ही न्यू सेल बनते हैं। जैसे समझाता हूं मैं अच्छा तरह से। जैसे देखिए ये है पेरेंट्स, आज किससे बने हुए हैं? ऑब्वियस सी बात है, सेल से बने हुए। और ये उनके बच्चे। अब इनके बच्चे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओल्ड सेल कौन और न्यू सेल कौन है, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों पेरेंट्स क्या हो गया? ओल्ड सेल, और उनके बच्चे क्या होंगे? न्यू सेल्स। नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं। बच्चों जब आप छोटे थे, अब क्लास 5 में थे, 6 गए, 7 गए, 8 गए, तो धीरे धीरे आपका हाइट बढ़ता गया। अब बच्चों हाइट जब बढ़ता गया तो क्लास 5 में आपका नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा कि क्लास 8 में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्लास 8 में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स आपके बॉडी में होगा और क्लास 5 में कम होगा। तो ये जो आपका जो सेल बढ़ा, वो बाहर से कोई थोड़ी ना आपका बॉडी में डाल दिया। नहीं बच्चों, ये जो आपका जो क्लास 5 में जो सेल था वो डिवीजन करता गया और फिर आपका सेल इतना बड़ा हुआ। बात समझ आप इतने बड़े हो पाए। तो ये क्या हुआ कि ओल्ड सेल से ही न्यू सेल्स बने ना, इसी को बोला जाता है प्री एग्जिस्ट सेल। अब बच्चों 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। इसमें क्या हुआ कि आफ्टर द इन्वेंशन of electron microscope information about its structure and tremendously increase। अब क्या हुआ बच्चों, इसके खोज होने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब ना दिखने वाली चीज भी इस माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। जब ये इनका इन्वेंशन हुआ तब जाकर क्या हुआ, सेल के बारे में और ज्यादा जानकारी मिला। जो ना दिखने वाली चीजें भी वो दिखने लगा इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और जब दिखने लगा तो और भी ज्यादा ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट साइटोलॉजी क्या होता है। देखो साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जो सेल का स्टडी करता है उसे स्टडी साइटोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब तो सुन आपको पता चल ही गया होगा कि सेल का खोज कैसे हुआ और किस तरह से हुआ और कितने साइंटिस्टों ने इन्वॉल्व होकर यह बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब बच्चों मजे की बात तब हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कर रहा था, ना देखने वाली चीजें भी वो जूम करके दिखा जा रहा था। तो साइंटिस्टों ने जब सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा गया कि सेल का शेप को पता चला, सेल साइज पता चला, सेल का नंबर पता चला। और तब जाकर आया आपका टॉपिक वेराइटी इन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब बच्चों ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनास, ये सारी चीजें यूनिसेलुलर, ये सारे आपको ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं जिसे बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। बच्चों मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम, आप, प्लांट, एनिमल्स, फंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ बच्चों, कैसे पता चला साइंटिस्टों को कि अमीबा जो है एक सेल से बना है, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल से? उसका रीजन है बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही और बेहतर तरीका से दिखा रहा था चीजों को। ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब
ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेल शेप में डिवाइड करेंगे। अब जब सेल शेप पे डिवाइड करते हैं बच्चों, अब शेप जो होता है सेल शेप दो टाइप्स के होते हैं, सेल का जो शेप होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल शेप। अब बच्चों सेल का जो शेप होता है एक इरेगुलर शेप का होता है और एक फिक्स शेप का होता है। इरेगुलर शेप का मतलब जो वैसा सेल जो अपना शेप को चेंज कर सकता है, जैसे अमीबा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहा जाता है। और फिक्स शेप जो होते हैं वो है RBC, नर्व सेल, स्मूथ मसल्स, बोन सेल्स, एग्स, फैट सेल्स, ये सभी को बच्चों फिक्स सेल है। अब साइंटिस्टों को कैसे पता चला ये फिक्स है और ये इरेगुलर है? इसका कारण बच्चों कौन था बताओ? हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला, क्योंकि अमीबा का जो सेल था ना, वो सिंगल सेल अमीबा ना, तो वो अपना शेप को हमेशा चेंज करता जा रहा था, लेकिन RBC रेड ब्लड सेल जो था वो अपना शेप को चेंज नहीं कर रहा था। बात समझ में आया? अब थोड़ा शेप के बारे में भी पता कर लेते हैं। जो तो RBC का शेप है डिस्क्वाइडल, ठीक है बच्चों, और नर्व सेल का जो शेप था वो इलोंगेटेड था, और मसल सेल का शेप था स्पिंडल शेप का था, और बोन सेल जो था वो स्टेलेट सेल का था, और एग जो था और फैट जो था इलेप्टिकल शेप का था, और एग जो था बच्चों वो आपका ओवल शेप का था। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट सेल साइज का। अब साइज समझ में आ रहा है साइंटिस्टों ने जब ऑर्गेनिज्म को देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो देखा क्या कि अरे ये तो बहुत छोटा सेल है, अरे ये तो बहुत बड़ा सेल है, ये तो सबसे लंबा सेल है। ये कैसे पता चला होगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उन्होंने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा, तब ये पॉसिबल हो पाया। तो स्मॉलेस्ट सेल, इस पृथ्वी पर सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा स्टूडेंट। यही माइकोप्लाज्मा हम लोगों को बीमारी लाता है निमोनिया। सुने होंगे आप बच्चों, निमोनिया हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी है, ये माइकोप्लाज्मा के कारण से आता है। और माइकोप्लाज्मा का जो सेल होता है वो सबसे छोटा सेल्स होते हैं। अब आते हैं लार्जेस्ट सेल। इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा सेल होता है बच्चों ऑस्ट्रिच का सेल। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सेल बच्चों नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन सेल भी कहते हैं, हमारे ब्रेन में ये सेल पाए जाते हैं। अब बच्चों सेल को हम लोग फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये दो टाइप्स के होते हैं सेल्स बच्चों, एक होते प्रोकैरियोटिक, एक होते यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब बिफोर, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। उसी तरह से बच्चों यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अब प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल को कहा जाता है जो हजारों साल, करोड़ों साल पहले जो सेल पाए जाते थे, वैसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और आजकल में जो सेल पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टूडेंट्स अभी भी यूकैरियोटिक के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं हर जगह पाया जाता है बच्चों, जैसे सॉइल में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, एयर में पाया जाता है, हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल जैसे एनिमल्स, प्लांट, अमीबा, ये सब यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का कुछ डिफरेंस को देख लेते हैं। बच्चों एक तरफ हम यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक में बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में स्टूडेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। इस कारण से प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ना होने के कारण से उसके जगह पर न्यूक्लियोड पाया जाता है, न्यूक्लियोड। ठीक है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो पाया ही जा रहा है। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लेस्टिड, ये सब ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। पर यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका प्लेस्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेना चाहते हैं तो आप ले लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फिर आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल का